हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी आर्टिकुलेट यूट्यूब चैनल जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर हर दिन लेते हैं लाइव क्लासेस। तो आज मैं आपका एजुकेटर और दोस्त दीपांशु सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है क्या भारत में लग सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सर एंड मैम, क्या यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है? और उसके अलावा कौन सी टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई करूंगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सकें। तो मेरे बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी की प्रोफाइल पे। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अनअकैडमी कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज कर सकते हैं आप DS27, या फिर आप यूज कर सकते हैं कोड डीप YT10। तो चलिए, ये आप लोग मुझे अगर रीच आउट करना चाहें तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी मेरी देख सकते हैं आप। जहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत हो, प्रिपरेशन लेके कोई परेशानी हो, सो यू कैन मैसेज मी एंड कॉन्टैक्ट मी थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स और मीडियम्स। Now, so that's the brief bio about myself. You can read more that about that on my profile. And जैसा कि मैंने बताया, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग या तो 12 महीने का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का ले सकते हैं, जो आजकल बड़ा ही कन्वीनियंट हो गया है। स्पेशली अगर इन द टाइम्स ऑफ कोविड अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन लर्निंग से बेटर कुछ भी नहीं है सर एंड मैम। और सब आपको घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर सारे के सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पे जाएं और कोड पंच इन करें DS27, ताकि आपको डिस्काउंट मिले। या फिर जैसा मैंने बताया आपको, आप कोड ये भी यूज कर सकते हैं, डीप YT10 सर एंड मैम। चलिए, तो ये एक और भी इम्पोर्टेंट न्यूज आपसे शेयर करनी थी मुझे कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराने वाला है अन अकेडमी, जिसको हमने बोला है अन अकेडमी UPSC चैंपियनशिप, जो आपका 29 मार्च, 12 अप्रैल, 26 अप्रैल, 10 मई, 24 मई को होने वाला है। एंड दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स, रिव्यूड एंड क्यूरेटेड बाय देम। एंड इसका डिस्कशन भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेंगे, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में सर एंड मैम। तो इसके लिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, लिंक दिया हुआ है उसका। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ये एकदम फ्री है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको ज्वाइन करें एंड अपनी प्रिपरेशन को गॉज करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग को ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पे गिफ्ट भी देगा अन अकेडमी। तो इससे बेटर क्या है कि आप प्रिपरेशन भी करेंगे, साथ साथ आपको इसके लिए गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। तो इसमें डिस्कशन बोथ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी उन्हें। और मैं डिस्कशन लेने वाला हूँ रात 8 बजे इंग्लिश का, और बाकी एजुकेटर्स ऐसे ही अलग अलग टेस्ट पेपर का डिस्कशन लेने वाले हैं। तो सिलेबस रहेगा इसका सेम, जैसे आपका GS पेपर का होता है वैसा ही सेम इसका भी सिलेबस रहेगा। 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा इसका आपका। और करेंट इवेंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, लेट्स क्रैक इट, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्या हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी में हैं। सो कोविड डेफिनेटली एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो है सर एंड मैम, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम लोग लॉकडाउन में हैं, और साथ साथ क्या है कि ऑलमोस्ट कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो चुकी है। तो अगर बाहर जाने का मन कर रहा है कुछ लोगों का, तो बाहर नहीं जाना था ना, नहीं जाना है। आप इनकी बात सुने, नहीं जाना है आपको बिल्कुल भी। और क्योंकि पुलिस को पावर दी गई है आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, आपके खिलाफ IPC CRPC के अंदर FIR हो सकती है। प्लीज कोविड की चेन को ब्रेक करें, इसको स्प्रेड ना होने दें। इंडिया स्वस्थ रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं ये टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूं कि हम लोग ऑलमोस्ट एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं, बट क्या ये सिचुएशन बिल्कुल वैलिड ग्राउंड है डिक्लेयर करने के लिए एक नेशनल इमरजेंसी? उसके अलावा क्या हम फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर की जा सकती है अंडर आर्टिकल 360? तो अगर नॉर्मली किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज एन इमरजेंसी, तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, बट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारे इमरजेंसी के लिए कि जब इंडिया में पीरियड ऑफ गवर्नेंस जो है उसको आप देखेंगे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करें दैट कि कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई है, एंड ये होता है अंडर द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। मतलब प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकते, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यूनियन कैबिनेट इनको रेकमेंड करती है। एंड जब ये इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है, या जिसको एक्चुअली वर्ड यूज होता है वो है हमारा प्रोक्लेमेशन। तो प्रोक्लेमेशन जब होता है तो बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आपके लग जाते हैं बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी। तो इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इमरजेंसी 3 डिफरेंट टाइप्स की हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
और इमरजेंसी के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कि जब भी इमरजेंसी लगती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट एक बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाती है, और टोटल कंट्रोल जो है हर चीज का यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। तो इंडिया, जैसा आपको पता है कि इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, उनको डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइज किया गया है। बट यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे आप देखेंगे बहुत बार, कि ये प्रूव करता है कि इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो है यूनिटरी बायस वाला, कि यहाँ पे एक यूनिटरी बायस है सर एंड मैम इन दी इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्वाजाई फेडरल भी बोलते हैं और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे तीन टाइप की इमरजेंसीज को डिक्लेयर कर सकते हैं इंडिया में, अगर आप देखेंगे, जिसको बहुत पॉपुलरली हम लोग आर्टिकल 350 में बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, 356 जो इसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है आप सभी लोगों के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड इमरजेंसी इस वाले इसके आर्टिकल के लिए मेंशन नहीं किया गया है। तो दो ही टाइप की इमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन किया गया है। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 360 के अंदर लगाया जाता है, और दूसरी है आपकी पहली केस में 352 में, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी के लिए आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल के लिए ये वर्ड इमरजेंसी यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहले मथुरा दास जी को समझाने के लिए हमारे सनी पाजी आ रहे हैं। सनी पाजी समझा रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में हमारी यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी गवर्न होती है आर्टिकल 352 से। तो जब हमारे राष्ट्रपति जी को सेटिस्फैक्शन होता है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जानी चाहिए, या तो पूरे इंडिया में लगेगी या फिर किसी पार्ट में भी लग सकती है, किसी राज्य में भी लग सकती है, किसी राज्य के कोने में भी लग सकती है, और लगाने की, इमरजेंसी लगाने की सिर्फ तीन कंडीशंस होती हैं। वो होती हैं वॉर, जैसा कि हमारे सनी पाजी ने बताया है मथुरा दास जी को, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की कोई कंट्री इन्वेड करना चाहे, या फिर इंटरनली इंडिया में आर्म्ड रेबेलियन हो जाए सरकार के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ था, ये पहले इंटरनल डिस्टरबेंस करके लिखा रहता था यहाँ पे, वो इंटरनल डिस्टरबेंस क्लॉज जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हटा दिया गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत ही एक इजी क्लॉज था जिसपे इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। तो 1975 के एक्सपीरियंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, जिसके बाद बोला गया ये वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस कर दिया गया है भाई आर्म्ड रिबेलियन से। तो अब नेशनल इमरजेंसी लगाना इतना इजी काम नहीं होता, और ये प्रोक्लेमेशन वॉर स्टार्ट होने से पहले भी लगाई जा सकती है, आपको ये चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 44th अमेंडमेंट के पहले ये तीन कंडीशन होती थी, अब 44th अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया है। तो मथुरा दास जी को आई होप समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को भी अब समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती है। अब एक बार प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट को अप्रूवल भी देना पड़ता है। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े, तो ये बात समझ लीजिए कि भारत में अभी तक तीन बार, थ्री इंस्टेंसेस है जब इमरजेंसी लगाई जा चुकी है 53-52 के केस में। पहली थी इंडो चाइना वॉर, दूसरी थी इंडो पाकिस्तान वॉर, और थर्ड है हमारी जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। वो अब चेंज हो चुका है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की क्राइटेरिया पे अब आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकती। ठीक है। तो मैडम प्राइम मिनिस्टर हमारी आ चुकी है यहाँ पे पिक्चर में। तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तभी कर सकते हैं जब यूनियन कैबिनेट अब उनको राइटिंग में दे, बोलने से नहीं होगा। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ, शी जस्ट ओरली आस्क्ड फखरुद्दीन अली अहमद साहब को कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई मेजर्स नहीं थे, तो इसलिए अमेंडमेंट लाया गया। अब क्या है, राइटिंग में देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को अलोंग विथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, और एक कलेक्टिवली सबका डिसीजन होना चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते। और उसके बाद ये प्रोक्लेमेशन जो है इसको दोनों हाउस, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा को आपको इंडिविजुअली अप्रूव करना पड़ेगा। अगर ये अप्रूव नहीं होगी तो विद इन 1 मंथ ये सीज कर जाएगी, जिस साल जिस जिस टाइम इसको इशू किया गया। एक बार प्रोक्लेमेशन अप्रूव अप्रूव हो गया इमरजेंसी का, वो इतना इजी इसलिए भी नहीं होता बिकॉज यहाँ पे टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से अप्रूव कराना पड़ता है। दैट इज टोटल मेंबर्स जितने प्रेजेंट हैं उनमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर होता है।
तो 545 लोकसभा में आप लोग मान लीजिए कि आधे से ज्यादा की मेजोरिटी चाहिए होती है इसको अप्रूव करने के लिए। सिमिलरली राज्यसभा में भी ऑन टॉप ऑफ दैट 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए सर एंड मैम इसको अप्रूव कराने के लिए। हाँ, एक बार जब ये अप्रूव हो जाएगी तब ये 6 मंथ्स तक वैलिड रहती है और हर 6-6 महीने पे इसको अप्रूव कराना पड़ता है। अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, उसके बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, रिकंस्टिट्यूट नहीं होती सर एंड मैम, तब तक राज्यसभा को पीरियोडिकली हर 6-6 महीने इसको अप्रूव करना पड़ेगा। और जैसे ही वेन एवर द न्यू लोकसभा comes into the picture or is reconstituted, उसको within 1 month अप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो emergency will cease to operate after the first sitting of that लोकसभा। और इसीलिए मैंने बोला कंटिन्यूएशन इमरजेंसी के लिए बियॉन्ड 6 मंथ्स द प्रोक्लेमेशन नीड्स टू बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हर 6-6 महीने पे सर एंड मैम इसको अप्रूव कराना पड़ेगा। अब ये एक बार अप्रूव हो गई तो पार्लियामेंट की या नॉर्मल ड्यूरेशन जो है लोकसभा का वो भी बढ़ सकता है, उसको हम समझेंगे कैसे। बट पहले जरा देखते हैं कि एक बार अब चलिए अप्रूव हो गई है, नाउ हाउ डू यू रिवोक इट। तो रिवोक करने के लिए यहाँ पे 2-3 मेजर्स दिए हैं। पहला है कि प्रेसिडेंट जो रिवोक कर सकते हैं, एक बार लोकसभा पास कर दे एक सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन इसको हटाने के लिए। अब यहां ध्यान रखने वाली चीज ये है कि लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बट हटाने के लिए सिर्फ चाहिए सिंपल मेजोरिटी, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो 1/10 मेंबर अगर लोकसभा के राइटिंग में दे दें स्पीकर को कि हमें एक स्पेशल सेशन बुलाना है इमरजेंसी को हटाने के लिए, तो बुलाना पड़ेगा स्पीकर को फॉर डिसअप्रूवल ऑफ द इमरजेंसी। विद इन 14 डेज बुलाना पड़ेगा। अब ये एक बार इमरजेंसी लग गई तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। सबसे पहले होती है कि आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अंडर आर्टिकल 358। और 359 के अंदर लिखा रहता है कि आपकी बाकी फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट रुक जाता है। दैट मींस कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे उन आर्टिकल्स को एनफोर्स कराने के लिए फंडामेंटल राइट के, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, डिटेंशन से प्रिवेंशन के लिए एंड आर्टिकल 21 जो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल आर्टिकल है आज के टाइम में, आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला, ये आपका हमेशा वैलिड रहेगा, हमेशा इन्फोर्स रहेगा, ये नहीं हटेगा। बट 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, मूविंग फ्रीली हियर एंड देयर, ये सब आपका रुक जाएगा। और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैलिड नहीं होंगी, और बाकी जो फंडामेंटल राइट जैसे मैंने आपकी बताई उनका इन्फोर्समेंट रुक जाएगा। अब एक बार आपका इमरजेंसी लग गया तो नॉर्मल लोकसभा का ड्यूरेशन वो 1 साल बढ़ जाएगा। बट वही मैंने आपको बताया कि वो आपका हर 6 मंथ्स आपको अप्रूव कराना पड़ेगा बाई बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये कुछ क्रिटिकल चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए अबाउट इमरजेंसी, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी जिसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये उठ सकता है कि क्या ऐसी सिचुएशन है कि नेशनल इमरजेंसी भी लग सकती है आज के टाइम में जब हमारा लॉकडाउन हो रखा है। देखिए ग्राउंड्स हो सकते हैं, बिकॉज अगर इंटरनली आर्म्ड रेबिलियन हो जाए इंडिया में, ठीक है, लोग सड़कों पे आ जाएं, ठीक है, और दंगे करने लग जाएं, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग अगर घर में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, प्रिवेंटेड रहेंगे। अगर घरों के बाहर आएंगे पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, तो नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन भी आ सकती है, क्योंकि दंगे होने के चांसेस हैं, इसीलिए कर्फ्यू लगाया गया। अभी कर्फ्यू बहुत स्ट्रिक्ट नहीं लगा है, कल को अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे, सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसको नहीं रोकेंगे, तो कल को सिवियर फॉर्म ऑफ कर्फ्यू भी लग सकता है। तो उसकी सिचुएशन ना आए इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा एक और सिचुएशन ये है कि कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा बोला जा रहा है कि ये बायोलॉजिकल वेपन है कोरोना वायरस। अगर ऐसा प्रूव हुआ कि किसी कंट्री से ये जानबूझ के निकाला गया है दूसरी कंट्रीज के इकोनॉमी को इफेक्ट करने के लिए, तो शायद वी विल बी इन अ स्टेट ऑफ वॉर। बट ये क्या है, बहुत हाई एंड स्पेकुलेशन कह सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो बट जैसा मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आजकल बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बन चुके हैं, एंड इतना इजी नहीं होगा आपकी नेशनल इमरजेंसी को लगाना, क्योंकि अप्रूवल जो है वो 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का चाहिए होता है। चलिए, तो दैट वाज द फर्स्ट इमरजेंसी 352। नाउ द नेक्स्ट इमरजेंसी इज आर्टिकल 356, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से आपकी स्टेट इमरजेंसी। तो हमारे अमित शाह जी जो हैं, अब क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर हैं तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया है उन्हें। तो अब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है। कैसे?
अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर ने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे किसी भी राज्य में प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हो रहा है और देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर और अदरवाइज, मतलब जरूरी नहीं है गवर्नर से रिपोर्ट रिसीव करना, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट भी प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा रूल 11 एंड 12 का यूज किया गया, आपके रूल 11 एंड 12 का ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस ट्रांजैक्शन हाउस का, जिसमें आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद रेकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, लगाने के लिए, जिसमें यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल बाद में लिया जा सकता है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। तो अगर मैंने वही बोला कि अगर वो रूल 11 एंड 12 का यूज किया जाएगा तो शायद यूनियन कैबिनेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर खुद रेकमेंड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट टू रेकमेंड इमरजेंसी इन इंडिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेट इमरजेंसी के प्रेसिडेंट्स रूल की, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार जब ये लग जाती है तो आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर आपकी जो स्टेट असेंबली है वो सस्पेंडेड एनिमेशन स्टेट में चली जाती है, मतलब अब उन लोग के पास पावर नहीं है कुछ भी करने की सारी पावर जो है यहाँ पे इट कम्स नाउ टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज। नाउ वंस दिस इज डिक्लेयर्ड, ये प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होता है विद इन 2 मंथ्स बाई सिंपल मेजोरिटी। तो अब आप एक चीज समझिए, जब आप इसको कंपेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी से, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना इज मच इजियर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है और 2 महीने का टाइम मिला हुआ है दोनों हाउसेस को इसको अप्रूव करने के लिए। वहां पे सिर्फ 1 महीने का मिला था और वहां पे चाहिए थी स्पेशल मेजोरिटी। बट यहाँ पे टाइमलाइन सेम है कि हर 6 मंथ्स में इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। So the life of the proclamation can be extended for a further 6 months if both the houses approve its continuance by passing it. Now, maximum time for which a proclamation can remain in force is 3 years. नेशनल इमरजेंसी में कोई मैक्सिमम टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था, बिकॉज हमें नहीं पता कब किसी कंट्री के साथ वॉर खत्म होगा, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती है। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी कि वहां पे कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है क्योंकि अगर हम ज्यादा इसको एक्सटेंड करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिमिट दे दी गई है कि मैक्सिमम पीरियड जब तक स्टेट इमरजेंसी कंटिन्यू हो सकती है या प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू हो सकता है वो है 3 इयर्स। बट इसमें भी बाबू भैया एक कैच है। कैच ये है कि दो कंडीशन अगर होंगी तो शायद 3 इयर्स के बियॉन्ड भी इसको ले जाया जा सकता है। पहला है कि अगर नेशनल इमरजेंसी एनफोर्स रहे उस राज्य में या पूरे इंडिया में, तो तब ये प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल जो है वो कंटिन्यू हो सकता है बियॉन्ड 3 इयर्स। दूसरा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये राइटिंग में दे दे कि इलेक्शन कराना अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है, थोड़ी लिमिटेशंस है, तो बाबू भैया कैच ये है कि दोनों ही सिचुएशन में आपके प्रेसिडेंट रूल को बियॉन्ड 3 इयर्स एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट मिल जाए इलेक्शन कमीशन से या हमारे बाबू भैया जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। तो नेशनल इमरजेंसी अगर यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है तो उसके बाद आपकी जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी तब तक आपका प्रेसिडेंट रूल भी एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, अब आते हैं कि क्या हमारी लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अभी आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाने वाली है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अलावा और भी आप देखेंगे स्कीम्स अनाउंस की गई हैं गरीब व्यक्तियों को और जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन लोगों के लिए। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया की इकोनॉमी इज अंडर स्ट्रेस और अभी आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ जो भी ग्लोबली चल रहा है, ट्रेड वॉर्स या फिर एक्सपोर्ट स्लो डाउन है या फिर इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि फाइनेंशियल सेक्टर इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल कंपनीज हो। तो आर्टिकल 360 जो है सर एंड मैम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटन हो रहा है। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो सकता है ऑफ फाइनेंशियल कैटेगरी अंडर आर्टिकल 360 और ये प्रेसिडेंट ही सिर्फ रिवोक कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यहाँ पे क्या होता है, एक बार इसको अप्रूव करने के बाद ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को अप्रूव करना होता है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, अगर नहीं अप्रूव होता बाय सिंपल मेजोरिटी तो ये सीज कर जाएगी। बट एक बार अप्रूव हो गई बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक बार लग गई तो ये लगती ही रहेगी और इसको रिवोक सिर्फ यूनियन कैबिनेट कर सकता है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल डिसअप्रूवल की जरूरत नहीं है, हटाने के लिए जरूरत नहीं है पार्लियामेंट की, सिर्फ लगाने के लिए जरूरत है यहाँ पे। तो कब तक रहेगी, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ रहे हैं सर एंड मैम, तो ये है कि जब तक मन करेगा तब तक रहेगी।
जब तक फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्री की इंप्रूव नहीं होती तब तक रहेगी। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, प्रेसिडेंट्स रूल तो लगता ही रहता है, बट ये आज तक नहीं हुआ है कि कभी हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। 91 में जब हम जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, बीओपी क्राइसिस, तब एक बार को सिचुएशन आई थी, बट हमें उस समय मनमोहन सिंह जी ने बचा लिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके। नरसिम्हा राव जी और बाद में राजीव गांधी जी ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अ, अच्छे स्टेज पे लेके आ गए। तो अब एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो उसमें क्या-क्या इफेक्ट हो सकता है, वो ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी रिड्यूस हो सकती है, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल या जो भी बिल स्टेट के आएंगे वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो सकते हैं। सो एक बार ये रेजोल्यूशन अप्रूव हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी का, इनको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है दोनों हाउसेस को, और एक बार अप्रूव हो गया उसको रिवोक करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल या डिसअप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट खुद हटा सकते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर आप देखें, बाकी तीनों में क्लॉज बहुत इजी है लगाना, बट बात यह है कि यहाँ पे ये होना जरूरी है कि हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या स्टेबिलिटी थ्रेटन हो रही है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि क्या हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली फेस कर रहे हैं। ऑलरेडी इकोनॉमी स्लो डाउन पे 6% से ग्रोथ 5% चलेगी, 5% से 4% पे आ चुकी है। जीडीपी कंटिन्यूअसली गिर रहा है। आपका जो मैनुअल लेबर है वो वापस घर जा रहा है, जॉब्स नहीं है उसके पास, ठीक है। और कोविड की वजह से जो थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी थी वो भी बंद हो चुकी है, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है इन सब चीजों का। तो सरकार कोशिश तो कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कोशिश कर रहा है कि हम ऐसे एसेंशियल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकें, बट बाकी इकोनॉमी का क्या? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो सर्विसेज सेक्टर, लाइक टूरिज्म, ट्रैवल, बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होगा। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे जीडीपी का, 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में वो फाइनेंशियल सेक्टर, आप देखेंगे सर्विसेज सेक्टर का होता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे आईटी कंपनीज ने बचा के रखा हुआ है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भी कृपया घर पे रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, फॉलो गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ताकि हम जो ये कर्व है इसको फ्लैटन कर सके। अब ये फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व का मतलब क्या है कि अगर हम सरकार के बताए हुए कदमों पे नहीं चलेंगे तो हमारा जो केसेस है वो राइज करेंगे। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे सर एंड मैम, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, प्रॉपर डायरेक्शंस फॉलो करेंगे, तो ये जो कर्व है इसको हम फ्लैट कर सकते हैं और कोविड को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। बिल्कुल तो नहीं रोक पाएंगे, बट डेफिनेटली नंबर्स कम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इंडिया हेल्दी नहीं रहेगा तब तक वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव करना तब तक भी पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम लोग प्रॉपरली इसको रोक ना पाए। तो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो नेक्स्ट 21 डेज तक क्रूशल रहेगी। इसको हमें फॉलो करना है प्रॉपरली, इसको हमें क्लियरली जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग अपनी अपने आप को सेफ रखें, प्रोटेक्टेड रखें और सुरक्षित रखें। तो सर एंड मैम, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया कि क्या डिफरेंट टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, इंडिया में क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए अन अकेडमी के आर्टिकुलेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज ऑन माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड मेल आई डी। So thank you so much everybody. Have a good day and take care of yourself. Stay home, stay safe. Bye.